नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। आज है 15 जून और आज आरआरबी एनटीपीसी की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है। तो आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी की सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और उससे साथ साथ बनने वाले एक्स्ट्रा फैक्ट पर भी बात करेंगे, जो कि आपके आगे आने वाली शिफ्टों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और क्या क्या पूछा जा रहा है उस पर भी बात करेंगे कि कौन सी टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपका भी एग्ज़ाम आने वाली किसी शिफ्ट में है तो कमेंट में बताएं कि आपका एग्ज़ाम कौन सी शिफ्ट में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली एनालिसिस वीडियो आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित विश्व मोहन भट्ट ने मोहन वीणा का आविष्कार किया था। इसका आंसर इसके नाम में ही लिखा हुआ है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादक ने 1993 में राय कुडर के साथ अपने एल्बम ए मीटिंग बॉय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो वो थे विश्व मोहन भट्ट, जिन्होंने अपनी एल्बम ए मीटिंग बॉय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सितार से है। सितार वादक है पंडित रविशंकर। उनके पुरस्कार की बात करें तो उन्होंने भारत रत्न 1999 में मिला था। और पद्म विभूषण की बात करें तो 1981 में, और वहीं पद्म भूषण की बात करें तो 1967 में, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से उन्हें 1962 में सम्मानित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए यहाँ कुछ वाद्य यंत्र हैं और उनके कलाकारों के नाम भी दिए गए हैं, उन पर बात कर लेते हैं। जैसे संतूर वाद्य यंत्र के कलाकारों की बात करें तो पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी हैं। वहीं बांसुरी की बात करें तो हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष हैं। तबला की बात करें तो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, यह तबला वादक हैं। चलिए स्रोत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए कलाकारों की बात करते हैं। अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान और बुद्ध देवदास गुप्ता। शहनाई से बात करें तो बिस्मिल्लाह खान, कृष्णाराम चौधरी, अली अहमद हुसैन। चलिए सितार वाद्य यंत्र से जुड़े हुए कलाकारों की बात करते हैं तो पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर, जो कि पंडित रविशंकर की पुत्री है। चलिए सारंगी पर बात करते हैं। शकूर खान, पंडित रामनारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान। वीणा वाद्य यंत्र से बात करें तो जियाउद्दीन, मोहम्मदीन डागर, अयागिरी, श्यामा सुंदरम और दोराई ईश्वर अयंगर वीणा वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। चलिए रुद्र वीणा से बात करें तो असद अली खान जुड़े हुए हैं। मोहन वीणा की बात करें तो पंडित विश्व मोहन भट्ट जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ और वाद्य यंत्र हैं, जैसे वायलिन से गोपाल कृष्ण और एम राजन जुड़े हुए हैं, और एन आर मुरलीधरन और एम चंद्रशेखरन जुड़े हुए हैं। घटम से बात करें तो टी एच विनायकराम और ई एम सुब्रमण्यम जुड़े हुए हैं। मृदंग की बात करें तो के वी प्रसाद और एस वी राजा राव जुड़े हुए हैं। चलिए मैंडोलिन की बात करें तो यू श्रीनिवासन जुड़े हुए हैं। पखावत से तोताराम शर्मा जुड़े हुए हैं। सुरबहार से अन्नपूर्णा देवी जी जुड़ी हुई हैं। वहीं गिटार से ब्रजभूषण काबरा जुड़े हुए हैं। ये कुछ वाद्य यंत्र से। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। पूछा जा रहा है, एम एस गोपाल कृष्ण किस से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह कर्नाटक संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और एक वाद्य वायलिन के वादक है।
चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के आतंकवाद विरोधी बैठक कहाँ और कब हुई थी? तो उनकी 14वीं सहयोग बैठक जो कि अगस्त 2024 में दिल्ली में हुई थी। और अगली 15वीं बैठक की बात करें तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क की कुल लंबाई क्या है? तो इसके यह भारत में पूरी की गई सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। यह दुनिया की 5वीं सबसे लंबी राजमार्ग परियोजना है जो कि 5,846 किलोमीटर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो कि 12 राज्यों को और एक केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है। चलिए आगे बात करते हैं कि कितना एरिया किस में आता है। दिल्ली कोलकाता में 14,1453 किलोमीटर आता है। चेन्नई मुंबई में 1290 किलोमीटर आता है। कोलकाता चेन्नई में 1684 किलोमीटर आता है। वहीं मुंबई दिल्ली में 1419 किलोमीटर आता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, मौसमी बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी का एक प्रकार है जिसमें लोग वर्ष के कुछ महीनों के दौरान नौकरी ढूंढने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। यह मौसमी बेरोजगारी है। मौसमी बेरोजगारी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 52 से 78 तक किसका उल्लेख किया गया है? तो संविधान के भाग 5 में वर्णित अनुच्छेद 52 से 78 संघीय कार्यकारिणी से संबंधित है। संघीय कार्यकारिणी के अंतर्गत जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के अटॉर्नी जनरल आते हैं। वहीं बात करें तो राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। उसे देश का प्रथम नागरिक एवं सभी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति भी कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड के चमोली जिले में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। पार्क को 1982 में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में 2005 में इसका नाम बदलकर नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? जिसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया था। यह 9 अगस्त 1925 को हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं इससे जुड़े हुए क्रांतिकारियों की। तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, केशव चंद्र चक्रवर्ती, मुकुंद्री लाल और बनवारी लाल इससे जुड़े हुए थे। गौरतलब है कि स्वतंत्रता सेनानियों में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला और रोशन सिंह को काकोरी षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप में 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन से भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने 2024 के लिए FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता था? तो वह थे हरमनप्रीत सिंह जो कि पूर्व गोलकीपर हैं। पीआर सेजेस ने 2024 के लिए FIH गोलकीपर ईयर जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, माउंटबेटन को भारत का वायसराय किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, माउंटबेटन को ब्रिटिश के अंतिम वायसराय के रूप में परिचित थे। उन्हें 1947 के मार्च में नियुक्त किया गया था। जो कि आगे बात करते हैं। हालांकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया था तथा बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। इस अधिनियम के माध्यम से बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर के बदले जनरल अधीन कार्य करने गया था। यह क्वेश्चन 14 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। इस अधिनियम के तहत माध्यम से बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर ने बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला फैक्ट है, भारत का गवर्नर जनरल जो कि चार्ट एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद पुनः बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। और भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो वह थे विलियम बेंटिक। चलिए आगे बात करते हैं
भारत सरकार अधिनियम 1858 में पारित हुआ था, जिसमें भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। साइंस से एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम क्या है। तो रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaHCO3 और रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सन 1947 से 1951 तक किस विभाग के केंद्रीय मंत्री रहे। तो आज़ादी के बाद 1947 में उन्हें देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहले मंत्रिमंडल में कानून और न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। कानून और न्याय मंत्री के रूप में। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक उदारवादी नेता नहीं थे। तो वर्ष 1907 में कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया था। एक था नरम दल और दूसरा था गरम दल, जिसे सूत्र विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। वे चरमपंथी यानी उदारवादी के तीन समूह थे। बाल गंगाधर तिलक नेतृत्व में थे और बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष के नेतृत्व में बंगाल समूह और लाला लाजपत राय के नेतृत्व वाला पंजाब समूह शामिल था। चलिए आगे बात करते हैं। चरमपंथियों के सबसे प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल थे, जिन्हें सामूहिक रूप से लाल बाल पाल तिकड़ी के रूप में जाना जाता था। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है और एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है इसे। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अकबरनामा पुस्तक का पहला खंड किसके बारे में बताता है। तो अबुल फजल ने लिखा था। यह मूल रूप से फारसी भाषा में लिखा गया था। पुस्तक का पहला खंड अकबर के जन्म और तैमूर के परिवार का इतिहास और बाबर और हुमायूं के शासनकाल और दिल्ली के सूरी सुल्तानों से संबंधित था पहला खंड। चलिए आगे बात करते हैं दूसरे खंड की। तो दूसरे खंड में वर्ष 1602 तक अकबर के शासनकाल के विस्तृत इतिहास का वर्णन करता है और अकबर के शासनकाल के दौरान की घटनाओं को दर्ज किया गया है। यह इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि कैसे बैरम खान और अकबर ने एमू के खिलाफ पानीपत की दूसरी लड़ाई जीती थी। चलिए आगे बात करते हैं। अकबर के तीसरे खंड में साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन किया गया है। यह अकबर के घराने, सेना, राजस्व और मुगल साम्राज्य के भूगोल से भी संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इनका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में आयोजित किया गया था और 31 दिसंबर तक जारी रहा था। इसकी स्थापना की बात करें तो A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी और पहले अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। और अध्यक्ष की बात करें तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे इसके पहले अध्यक्ष। और कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन भारत के पहले वायसराय थे। चलिए आगे बात करते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। वहीं एनी बेसेंट की बात करें तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। वहीं सरोजिनी नायडू की बात करें तो कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। और जॉर्ज यूल, जो कि कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी ऐप लॉन्च किया है। तो यह सेबी के द्वारा जनवरी 2022 में लॉन्च किया गया था। सेबी की फुल फॉर्म है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ओमकारेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है। तो ओमकारेश्वर बांध की बात करें तो यह नर्मदा नदी पर एक गुरुत्वाकर्षण बांध है जो खंडवा जिले मध्य प्रदेश में स्थित है। पोंग बांध जो कि व्यास नदी पर स्थित है, जिसे मैतूर बांध तमिलनाडु में स्थित है, सेलम जिले में कावेरी नदी पर है। मैटूर बांध की बात करें तो तमिलनाडु में है कावेरी नदी पर। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट महीना योजना शुरू की है। तो असम सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए जून
2024 में मुख्यमंत्री निजुत मुइना योजना शुरू की है। राष्ट्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत इस योजना के तहत लगभग 10 लाख छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, द्रौपदी मुर्मू ने अगस्त 2024 में किसको 2024 से 2027 के लिए लागू किया है, वित्तीय आयोग या नीति आयोग? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी देते हुए इसका कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से 31 सितंबर 2027 तक कर दिया गया है। इन्होंने विधि आयोग को लागू किया है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार कितनी धाराओं का जिक्र किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कुल 31 धाराओं का जिक्र किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का न्याय संगत है या नहीं? तो इस पर बात करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में निहित है। इन अवधारणाओं का उद्देश्य भारत में कल्याणकारी राज्य बनाना और सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। बात करते हैं अनुच्छेद 37। इसमें कहा गया है, नीति निर्देशक गैर न्याय संगत है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, महाराजाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष आर्थिक उदारीकरण हुआ था? अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए इसका जवाब देते हैं। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा की गई थी। उस समय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में आर्थिक उदारीकरण से तात्पर्य देश की आर्थिक नीतियों के आर्थिक उदारीकरण से है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को अधिक बाजार उन्मुख बनाना और निजी और विदेशी निवेश की भूमिका का विस्तार करना है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने नाइजीरिया के साथ 2024 में किस योजना की शुरुआत की थी? तो अमेरिका सरकार ने नाइजीरिया के साथ नए खाद्य सुरक्षा योजना, जो कि फसल उपरांत नुकसान को रोकने और अनाज उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी। यह योजना नई खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ी हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना हुआ है? तो संपूर्ण मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा अम्ल जीवाणु दूध को दही में बदल देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत परिषद अधिनियम 1909 को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो इसे मार्ले मिंटो या मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था, जो ब्रिटिश भारत के शासन में भारत की भागीदारी में सीमित वृद्धि लाता था। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट को डैश 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 रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थार का रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो यह था आज का अंतिम क्वेश्चन, जो कि 15 जून की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे और आगे आने की भी संभावना है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपका एग्जाम कब और कौन सी शिफ्ट में है आगे। और जो भी क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट में बता दें कि आगे ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि आगे आने वाले साथियों की हेल्प हो सके। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।